श्री कृष्णाराम महाविद्यालय के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है मित्रों। महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में मैं प्रवीण कुमार सुतार आज बीए प्रथम वर्ष की भूगोल को लेकर प्रस्तुत हूँ। मित्रों एवं विद्यार्थियों, इससे पहले मैंने जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार भारत का भूगोल, जिसे भूगोल सेकंड कहते हैं, उसका एक अध्याय मैंने 2 वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण करवाया था। आज मैं भूगोल फर्स्ट पेपर का जो भौतिक भूगोल है, उस भौतिक भूगोल का अध्याय लेके प्रस्तुत हूँ, क्योंकि हम दोनों पुस्तकों के एक एक अध्याय को लेके चलेंगे। तो आज भौतिक भूगोल के अंतर्गत पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो कि हमारे सिलेबस के अनुसार है। इसी आंतरिक संरचना से संबंधित हम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनसे संबंधित बात करेंगे। तो आज का अपना जो मुख्य विषय रहेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी पृथ्वी अपने कह सकते हैं, आंतरिक का मतलब है कि भूगर्भ, पृथ्वी के अंदर का भाग किस प्रकार का है उससे संबंधित हम बात करेंगे। अगर हम देखते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग किस प्रकार का है, तो हम गहराई पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम कुआं खोदने का प्रयास करते हैं या वेधनशाला का प्रयास करते हैं तो अधिकतम हम 10 किलोमीटर की गहराई तक जा सकते हैं। इससे हम अधिक गहराई पर नहीं जा सकते हैं। हमारे सामने कई तथ्य आएंगे कि हम क्यों नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी की गहराई की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है और हमारा जो भी मान लीजिए कि साधन या स्रोत है वो क्या हो जाता है, निष्फल हो जाता है। हम गहराई तक वेधन नहीं कर सकते हैं। तो इससे संबंधित बात करेंगे कि पृथ्वी का भूगर्भ है या फिर आंतरिक भाग है वो किस प्रकार से है। क्या हम पृथ्वी के जो बाहरी भाग में परतें देख रहे हैं, इसी प्रकार की परतें पाई जाती है, या फिर कोई गहराई की तरफ जाते हैं तो परतों की अलग अलग घनत्व या अलग अलग दबाव या अलग अलग टेम्परेचर देखने को मिलता है। क्योंकि सामान्यतः हम पृथ्वी के अगर बाहरी भौतिक प्रदेश देखते हैं तो हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं, जैसे कि पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती है, या फिर पठारी प्रदेश है, या फिर कोई मैदानी प्रदेश है, या फिर कोई तटीय प्रदेश है, या फिर समुद्रों में जैसे कि गर्त देखने को मिलता है, या फिर कटक देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो भी अलग अलग प्रकार का देखने को मिल सकता है। तो इससे संबंधित बात करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। किसी भी, जैसे कि हम इतिहास में पढ़ते हैं कि वो इस प्रकार से थे या इस प्रकार से युद्ध करते थे, उनसे संबंधित या किसी सभ्यताओं से संबंधित, तो उनके विभिन्न स्रोत होते हैं। जैसे इतिहास में हम कहते हैं कालीबंगा सभ्यता से हमें ये अवशेष मिलते हैं, तो ज्ञात होता है कि उस समय लोग वस्त्र या फिर उनके बारे में जानकारी थी। इसी प्रकार से हम इसी भूगोल में भी ऐसे कुछ जो स्रोत हैं, उन स्रोतों के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये बात करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत कौन कौन से हैं। अगर हम स्रोतों को देखें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के मुख्य तौर पर स्रोत है उसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक का मतलब होता है भूगर्भी के अंदर का भाग। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के स्रोत, या फिर स्रोत को आप साधन भी कह सकते हैं कि कौन से साधन हैं, उन साधनों के द्वारा आंतरिक भाग का हम अध्ययन करते हैं। और ऐसे महत्वपूर्ण साधन है, जैसे इन साधनों को हम मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित करते हैं, स्रोतों को 3 भागों में विभाजित करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के स्रोत हैं, उन स्रोतों को हम भूगोल में कितने भागों में विभाजित करते हैं, 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस प्रकार के साधन है अप्राकृतिक साधन। कौन से साधन है मित्रों एवं विद्यार्थियों? अप्राकृतिक साधन। 1 नंबर के अंतर्गत हम मानते हैं कि अप्राकृतिक साधन है या अप्राकृतिक स्रोत है। इन स्रोतों से हम पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त करते हैं। ये स्रोत भी हमें कई विभिन्न माध्यम या विभिन्न कुछ ऐसे तथ्य हैं, उन तथ्यों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। उसके बाद दूसरे अप्राकृतिक स्रोत के बाद दूसरे स्रोत आते हैं, जिसे अपने कहते हैं प्राकृतिक स्रोत या फिर प्राकृतिक साधन। प्राकृतिक स्रोत या फिर प्राकृतिक साधन कह सकते हैं, स्रोत या साधन, ठीक है। और यहाँ पर भी आप स्रोत या फिर साधन कह सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा प्रश्न हो सकता है कि आंतरिक जानकारी के स्रोत या साधन कौन से हैं।
उसके बाद तीसरा हो गया कि अप्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, और तीसरा हो गया पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत। हालांकि अपने भौतिक भूगोल का जो पहला अध्याय है सिलेबस के अनुसार वो अध्याय है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, और जैसे ही हम इसी अध्याय में पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत जाएंगे उस समय में इसको गहराई से यानी बड़े स्तर पर पढ़ा दूंगा, तो आपका साथ साथ में पहला अध्याय भी संपूर्ण हो जाएंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित अप्राकृतिक स्रोत या साधन क्या है। जैसे एक प्राकृतिक होता है और दूसरा अप्राकृतिक। प्राकृतिक से हमारा तात्पर्य यह होता है कि प्रकृति के द्वारा प्रदत्त, और अप्राकृतिक का मतलब है कि वो कृत्रिम या विभिन्न स्रोतों के माध्यम से हमने ऐसा पता लगाया है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि इस अप्राकृतिक स्रोत में क्या है। पहला अप्राकृतिक स्रोत है जैसे कि तापमान। क्या है? तापमान। ठीक है ना। सबसे पहला है कि तापमान होता क्या है, यानी हम किसी वस्तु या किसी स्थान का जो अधिकतम टेम्परेचर या उसका गर्म होने का कितना है उसको हम सेंटीग्रेड या सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट के माध्यम से क्या करते हैं, उसे ज्ञात करते हैं। तो पृथ्वी की गहराई में जिस प्रकार हम जैसे जैसे गहराई की तरफ जाएंगे तो तापमान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। एक ऐसे अलग अलग गहराई पर जाते हैं तो अलग अलग जो तापमान के बढ़ने की दर है वो भी क्या रहती है, अलग अलग रहती है। सामान्यतः अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं कि प्रथम, ध्यान रखना मित्रों एवं विद्यार्थियों, प्रथम अगर 8 किलोमीटर, मान लीजिए कि ये पृथ्वी की जो बाहरी परत है, ठीक है ना, ये पृथ्वी की कौन सी है, ऊपरी भाग है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे उसमें आएगा कि इसे भूपर्पटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर्पटी। इस भूपर्पटी से हम नीचे गहराई की तरफ अगर जाते हैं, प्रथम 8 किलोमीटर गहराई, कितने किलोमीटर गहराई है, 8 किलोमीटर गहराई की तरफ जाते हैं तो प्रत्येक 32 मीटर, ध्यान रखना है कितने मीटर, 32 मीटर। अगर प्रथम जो 8 किलोमीटर का एरिया है गहराई की तरफ, उस 8 किलोमीटर के एरिया में 32 किलोमीटर जैसे ही गहराई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ध्यान रखना मित्रों एवं विद्यार्थियों, क्या होता है, 32 मीटर की गहराई पर जाते हैं जैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जिस प्रकार यानी 8 किलोमीटर के बाद आगे जो 100 किलोमीटर पार्ट है, 8 किलोमीटर के बाद अगला जो 100 किलोमीटर है, उस 100 किलोमीटर, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सबसे पहले हमने पृथ्वी का जो बाहरी भाग, इस बाहरी भाग से 8 किलोमीटर वाला जो संपूर्ण भाग है उस भाग में प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। 32 के बाद 66 मीटर जाओगे तो 2 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार 8 किलोमीटर की गहराई तक जाओगे तो तापमान बढ़ने की दर है यही रहेगी 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है कि 8 किलोमीटर के बाद जो 100 किलोमीटर अगला पार्ट है गहराई की तरफ, वहां पर प्रति 1 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर गहराई पर जाते हो जैसे ही तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान रखना है कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर अपने सेल्सियस कह सकते हैं कि 100 किलोमीटर, 8 किलोमीटर के बाद अगला जो 100 किलोमीटर भाग है उस 100 किलोमीटर में प्रति किलोमीटर जैसे जैसे गहराई पर जाओगे 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता जाएगा। और उसके बाद उसके आगे वाला जो संपूर्ण भाग है उस संपूर्ण भाग में 1 किलोमीटर गहराई पर जाते हो जैसे ही 1 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे हम गहराई पर जाते हैं जो तापमान बढ़ने की दर है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। मान लीजिए कि ये जो हमने शुरुआत में बात की थी कि हम 32 मीटर की गहराई पर जाते हैं, कितने मीटर, 32 मीटर की गहराई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। अगर यही दर होती है तो पृथ्वी के हम केंद्र या क्रोड कह सकते हैं, वहां पर जाएंगे तो ये तापमान कितना बढ़ सकता है, 2 लाख सेंटीग्रेड, ठीक है, 2 लाख सेंटीग्रेड ये तापमान इतना हो सकता है। हालांकि ये जो मैंने कहा कि आगे जैसे जैसे गहराई की तरफ जाएंगे जो तापमान के बढ़ने की दर है वो घटती जाती है। इसी कारण सामान्यतः पृथ्वी का जो केंद्र यहाँ वहां तक जाते हैं तो 2 से 4,000 सेल्सियस तापमान है वो क्या रहता है, औसत रहता है। इसमें भी तथ्य आता है कि हालांकि गहराई की तरफ जाने पर तापमान बढ़ता है, फिर भी जो पृथ्वी का केंद्र है जिसे बाहरी क्रोड कहते हैं, क्रोड, आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड, उस बाह्य क्रोड का भाग है वो क्या है,
कठोर पाया जाता है। ऐसा क्यों पाया जाता है? क्योंकि जैसे जैसे हम गहराई पर जाते हैं तो उन चट्टानों पर क्या पड़ता है, दबाव बढ़ता जाता है, और दबाव बढ़ने के कारण उनके जो गलनांक होता है, वो गलना की क्षमता है वो भी क्या हो जाती है, उच्च हो जाती है। यानी अधिक तापमान होने पर वो गलता है। तो तापमान पर दबाव अधिक होने के कारण वो कठोर का रूप धारण किए हुए पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये हो गया कि तापमान है वो अप्राकृतिक स्रोत है। जैसे जैसे गहराई पर जाएंगे तापमान के बढ़ने की दर है वो भी अलग अलग होती जाती है। तो इसके माध्यम से भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि गहराई की तरफ जाते हैं तापमान बढ़ने की दर एक होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। तो इससे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसमें इस प्रकार की चट्टानें या इस प्रकार के जो तत्व हैं उन तत्वों से आंतरिक भाग बना है, जिसके कारण जो तापमान के बढ़ने की दर है वो अलग अलग पाई जाती है। उसके बाद हमारा दूसरा जो यहाँ पर अप्राकृतिक स्रोत या फिर साधन रहेगा वो रहेगा घनत्व। क्या रहेगा मित्रों? तापमान के बाद दूसरा अपना स्रोत या साधन रहेगा घनत्व। ठीक है, जिसको अपने अंग्रेजी में घनत्व को डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी कहते हैं कि जैसे जैसे हम गहराई की तरफ जाते हैं तो आगे हम जैसे पढ़ेंगे पृथ्वी की पूरी जो परतें हैं उस परतों में आएगा कि हम पृथ्वी के ऊपरी भाग से गहराई की तरफ जाएंगे। जैसे सामान्यतः ऊपरी भाग का घनत्व 2.7 GM/cm³, यानी ये जो क्या है घनत्व नापने की इकाई है। तो 2.7। उसके बाद जैसे जैसे गहराई पर जाएंगे घनत्व क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, और माना जाता है कि पृथ्वी का क्रोड या फिर केंद्र कहते हैं, केंद्र तक जाते हैं घनत्व क्या हो जाता है, 13 घनत्व हो जाता है। तो इससे ये हमें स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की गहराई की तरफ जाते हैं घनत्व में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और सामान्यतः ये मित्रों एवं विद्यार्थियों ध्यान रखना कि पृथ्वी का औसत है वो घनत्व कितना है, 5.517 GM/cm³। ठीक है ना, 5.517 GM/cm³। ये पृथ्वी का औसत घनत्व है। कई बार ऐसा सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है प्रतियोगी परीक्षा में या फिर अपनी जो बीए की कक्षाओं में आ जाता है छोटा प्रश्न कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना पाया जाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.517 GM/cm³। ठीक है ना, तो याद ध्यान रखना है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग से जैसे जैसे हम गहराई की तरफ जाते हैं उस घनत्व में क्या आता है, परिवर्तन आता है, घनत्व बढ़ता जाता है। तो इससे यह हमें स्पष्ट होता है या फिर निष्कर्ष निकलता है गहराई की तरफ जाने पर घनत्व बढ़ने का कारण है कि पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है वो अलग अलग सेलों से या अलग अलग तत्वों से निर्मित है, उसकी वजह से घनत्व बढ़ता जाता है। क्योंकि दबाव बढ़ने की एक क्षमता होती है, घनत्व परिवर्तन हो रहा है। जैसे पृथ्वी का आंतरिक क्रोड है उस क्रोड का घनत्व 11 से 13 के मध्य पाया जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि वो भारी तत्वों से या भारी तत्वों इस प्रकार के तत्वों से निर्मित है, जिसकी वजह से उसका घनत्व क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। तो ये तो दो प्रकार के हो गए, यह प्राकृतिक स्रोत में तापमान हो गया, घनत्व हो गया। उसके बाद है कि दबाव। ठीक है ना, अगला जो तत्व है तीसरा या फिर स्रोत है उसको अपने कहते हैं दबाव। क्या कहते हैं? दबाव। यहां पर सामान्यतः ये देखने को मिलता है कि पृथ्वी की ऊपरी परत से जैसे जैसे हम गहराई की तरफ जाएंगे एक दबाव बढ़ता जाता है। क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो इससे हम कई अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी के ऊपरी जो परतें हैं उन परतों का भार अधिक होने के कारण क्या है, दबाव बढ़ता जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पृथ्वी के बीच में इस प्रकार की कई परतें हैं कि उस परतों के नीचे उन ऊपर वाले भार का कोई फर्क या असर नहीं पड़ता है। हालांकि इनके जो दबाव बढ़ने का कारण है कि इस प्रकार के भारी तत्वों से निर्मित होने के कारण पृथ्वी की गहराई पर जाते हैं जैसे जैसे तो दबाव बढ़ना या फिर दबाव बढ़ता हुआ हम देखने को मिलता है। तो यानी हम तीन जो अप्राकृतिक स्रोत हैं जैसे कि तापमान है, घनत्व है या दबाव है, इन दबाव की, तापमान की, घनत्व की, इन तीनों के अध्ययन की सहायता से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना या आंतरिक परतें हैं वो अलग अलग चट्टानों से या अलग अलग तत्वों से निर्मित हैं, ये स्पष्ट होता है।
पर यहाँ पर ये स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है, कौन सा भाग तरल अवस्था में है, कौन सा भाग ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो ये हम अगला जो पृथ्वी का उत्पत्ति संबंधित स्रोत एवं प्राकृतिक स्रोत, इन स्रोतों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। उसके बाद दूसरा अपना रहेगा प्राकृतिक साधन या फिर स्रोत। इस प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत सबसे पहला लेंगे भूकंप। क्या लेंगे? भूकंप। और दूसरा इसमें प्राकृतिक स्रोत में या साधन में रहेगा जिसको अपने कहते हैं ज्वालामुखी। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। ठीक है ना। ज्वालामुखी एवं भूकंप ये प्राकृतिक स्रोत है। इन साधनों के वजह से पृथ्वी का जो काफी अध्ययन है वो करते हैं। सबसे पहले लेते हैं भूकंप। भूकंप होता क्या है? अगर पृथ्वी में मान लीजिए कि हल्का सा कंपन होता है, उस समय हम कहते हैं कि भूकंप आता है। हालांकि ऐसा क्यों होता है? भूकंप आने के भी कई कारण हो सकते हैं। प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, कृत्रिम कारण हो सकते हैं। प्राकृतिक कारण जैसे मान लीजिए कि प्लेट विवर्तनिक या प्लेटों की गति हो सकती है। आगे भी पढ़ेंगे प्लेटों की गति क्या होती है, उनकी वजह से भी हो सकता है। या फिर कृत्रिम कारण जैसे कि मान लीजिए बांधों का निर्माण होता है तो उसके आसपास वाले क्षेत्रों में, या फिर कहीं खान क्षेत्र हैं जहाँ से कोयला या फिर भारी मात्रा में कोई खनिज निकाला जाता है, उस क्षेत्रों में जो खानें ढह जाती है वहां पर भी भूकंप हो सकते हैं। या फिर कहीं परमाणु परीक्षण किया जाता है वहां पर भी भूकंप हो सकते हैं। तो कई प्रकार के हो सकते हैं, कारण कई हो सकते हैं। तो इस भूकंप विज्ञान की सहायता से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम भूकंप का अध्ययन करेंगे उसमें हम स्पष्ट करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक भाग में इस प्रकार की परतें पाई जाती है। और उसके बाद प्राकृतिक साधन में अगला रहेगा ज्वालामुखी। क्या रहेगा? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी हालांकि क्या होता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग से क्या निकलता है? मैग्मा जब धरातल पर प्रकट होता है तो उसे ज्वालामुखीय प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वालामुखीय प्रक्रिया। और जिससे मैग्मा धरातल पर फैलता है और उसके बाद जमने के बाद इसको क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। इसके द्वारा जैसे कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार है उसका निर्माण हुआ है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जैसे ही मैग्मा धरातल पर आता है तो हम ये मैग्मा या उस मैग्मे की सहायता से हम ये अध्ययन स्पष्ट करते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में इस प्रकार के जो तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि उस मैग्मा में जो तत्व होते हैं वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही आते हैं। तो उससे संबंधित भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद हमारा जो तीसरा स्रोत रहता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पृथ्वी की जो उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, कैसे था, या फिर सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ, उससे संबंधित सिद्धांत है। उस सिद्धांत की सहायता से भी हम पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना का, जैसे कहीं निहारिका बताया गया है, या फिर कहीं ज्वारीय परिकल्पना बताया गया है, या फिर कुछ ग्रहणु बताए गए, इस प्रकार के तथ्यों की सहायता से भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर ये तीन तो हो गए कि अप्राकृतिक साधन, दो हो गए प्राकृतिक साधन, उसके बाद है कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत। ध्यान रखना मित्रों कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत है, उस सिद्धांत या फिर स्रोतों को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। ठीक है ना। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत। और इन सिद्धांत को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं? इन सिद्धांत को दो भागों में विभाजित करते हैं। ध्यान रखना मित्रों, कितने भागों में? दो। सबसे पहला है अद्वैतवादी सिद्धांत। अद्वैतवादी सिद्धांत, अद्वैतवादी सिद्धांत। और दूसरा रहेगा द्वैतवाद। क्या रहेगा? द्वैतवाद सिद्धांत। पहला है अद्वैतवादी सिद्धांत और दूसरा है द्वैतवाद सिद्धांत। यहां पर दोनों शब्द स्पष्ट दे रखा है, अद्वैतवाद और द्वैतवाद। अद्वैतवाद से तात्पर्य यह है कि पृथ्वी की उत्पत्ति मात्र एक तारे से हुई है। किससे हुई है? एक तारे से। यानी संपूर्ण सौरमंडल है, उस सौरमंडल की उत्पत्ति कितने तारों से हुई है? एक तारे से हुई है। तो इसे क्या कहते हैं? अद्वैतवाद सिद्धांत। और उसके बाद दूसरा है कि द्वैतवाद सिद्धांत। द्वैतवाद सिद्धांत ये कहता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति है वो कितने तारों से हुई है? दो तारों से उत्पत्ति हुई है। माना जाता है कि एक बड़ा तारा था
मान लीजिए कि एक बड़ा तारा था और उसके पास दूसरा तारा आया, और जैसे ही इस तारे के पास दूसरा तारा आया तो उस तारे से इस प्रकार की एक पूंछ के समान आकृति विकसित हो गई, और जैसे ही यह तारा आगे बढ़ा तो उसके जो पूंछ के समान उभरा हुआ भाग है वो क्या रह गया, पीछे। और धीरे धीरे ये मुख्य तारे के चारों तरफ परिक्रमा प्रारंभ कर दी थी। उसके बाद इसके टुकड़े होते गए और इस प्रकार ग्रहों का निर्माण होता गया। ये तो कहता है द्वैतवाद परिकल्पना या फिर द्वैतवाद सिद्धांत की पृथ्वी की उत्पत्ति कितने तारों से हुई थी, 2 तारों से हुई थी। और अद्वैतवाद कहता है पृथ्वी की उत्पत्ति कितने तारों से हुई है, केवल 1 तारों से। अब उसके बाद है कि विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की थी। कुछ विद्वान अद्वैतवाद के समर्थक थे और कुछ विद्वान है वो द्वैतवाद के समर्थक थे। जैसे कि पहला है, यहाँ पर अपन लेते हैं कि अद्वैतवाद सिद्धांत किसने दिया था, कांट। किसने दिया था, कांट। और फ्रांसीसी था कि कांट ने एक सिद्धांत दिया था कि वायव्य राशि परिकल्पना, ध्यान रखना कि कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, ठीक है ना, यह है वो कौन सी है, अद्वैतवाद। माना जाता है कि कांट ने क्या कहा था कि कांट ने इस प्रकार से माना था कि प्राचीन समय में ब्रह्मांड में देवता निर्मित, उन्होंने माना था कि देवता निर्मित इस प्रकार के एक अद्य पदार्थ थे, और वो पदार्थ उस समय कठोर, ठंडे और प्रक्रियाधीन, या फिर उसको कह सकते हैं कि उस समय कोई उनमें गति वगैरह नहीं थी। जैसे जैसे समय बीतता गया और वह जो आद्य पदार्थ है आपस में टकराने लगे, और आपस में टकराने के कारण उनमें गति हुई, उष्मा विकसित हुई, और धीरे धीरे वो आद्य पदार्थ वो क्या हुए थे, एक मिल गए थे। और जिन्होंने कांट ने उसका नाम दिया था निहारिका, क्या दिया था, निहारिका, जिसे अपने नेबुला कहते हैं। धीरे धीरे नेबुला की गति होती गई, और माना जाता है कि जैसे जैसे वो आपस में टकराने लगे उनकी गति बढ़ती गई, और एक समय उनकी गति इतनी अधिक हो गई थी कि उसके केंद्र से बाहर की तरफ कुछ टुकड़े अलग होने लगे, और उसका मुख्य कारण था केंद्रीय अपसारित बल। केंद्रीय अपसारित बल वह बल होता है जो कि केंद्र से बाहर की तरफ क्या करता है, धक्का लगाने का काम करता है। तो जैसे जैसे उनकी गति बढ़ती गई निहारिका की, और निहारिका के केंद्र से भाग अलग होते गए थे, और इस प्रकार से ये प्रक्रिया होती गई, और जो 9 ग्रह थे उस ग्रहों का निर्माण हो गया। और जो मुख्य भाग पीछे रहा था वो एक सूर्य के रूप में, अवशेष के रूप में उभर गया था, और अन्य ग्रह हैं उसके चारों तरफ चक्र लगाते गए, और यही प्रक्रिया ग्रहों से होती गई जिससे कि उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार से कांट ने बताया था कि वायव्य राशि या निहारिका नेबुला का निर्माण हुआ था, और उस निहारिका से क्या हुआ था, मुख्य रूप से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। और उसके बाद दूसरी थी यहाँ पर अद्वैतवाद के अंतर्गत लाप्लास, क्या है, लाप्लास की निहारिका, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, इनका आगे हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, इन्होंने जो नेबुला नाम दिया था उसकी जगह लाप्लास ने क्या नामकरण दिया था कि इस प्रकार की एक निहारिका थी। ये तो हो गए अद्वैतवाद सिद्धांत। और उसके बाद है कि तीसरा है यहाँ पर दूसरा है कि द्वैतवाद। द्वैतवाद में है कि चैम्बरलिन की ग्रहणु परिकल्पना, चैम्बरलिन की, पहला है चैम्बरलिन की, इन्होंने चैम्बरलिन ने कहा था चैम्बरलिन की ग्रहणु कि इस प्रकार के जो अणु या फिर ग्रहणु का है ग्रहणु परिकल्पना, कि उसकी वजह से क्या हुआ था, पृथ्वी का या फिर अन्य जो संपूर्ण ग्रह हैं उसका निर्माण हुआ था। तो चैम्बरलिन की ग्रहणु परिकल्पना। और उसके बाद दूसरी थी जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, ठीक है, जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। और उसके बाद तीसरी थी रसेल की द्वितारक परिकल्पना,
तो यहाँ से एक बढ़िया प्रश्न आता है, क्योंकि ये अध्याय फर्स्ट के अंतर्गत विस्तृत पढ़ना पड़ेगा हम, और इसी जैसे ही इस टॉपिक पर आऊंगा उस समय मैं आपको विस्तृत पढ़ाऊंगा कि अद्वैतवाद सिद्धांत क्या कहता है, द्वैतवाद क्या कहता है। अद्वैतवाद ये कहता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति दो तारों से हुई, एक तारे से हुई, और द्वैतवाद कहता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति है वो कितने तारों से हुई थी, दो तारों से हुई थी। उसके बाद है कि एक आधुनिक परिकल्पना और प्रस्तुत की जाती है कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित वो थी बिग बैंग सिद्धांत। उन्होंने माना था कि प्राचीन समय में एक इस प्रकार का पदार्थ था और उस पदार्थ में इस प्रकार से एक विस्फोट हुआ, और इस विस्फोट की वजह से अन्य ग्रह या फिर तारे हैं उन सब का निर्माण हुआ था। तो उसका भी हम विस्तृत पढ़ेंगे कि बिग बैंग सिद्धांत जैसे कि एडविन हब्बल ने प्रस्तुत किया था, उस सिद्धांत से भी हम पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित बात करते हैं। तो यहाँ पर तो ये हमने देख लिया था विस्तृत की तापमान गहराई की तरफ है, तापमान बढ़ने की दर अलग अलग पाई जाती है। यानी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आगे बात कर रहे थे। सबसे पहले अप्राकृतिक स्रोत को लेते हैं। अप्राकृतिक स्रोत, अप्राकृतिक स्रोत में सबसे पहले मैं तापमान के बारे में कुछ आपको नोट्स लिखवा रहा हूँ, साथ साथ में लिखते रहना कि तापमान की, जैसे मैंने शुरुआत में बढ़ाया कि गहराई के साथ जो तापमान बढ़ने की दर है उसमें परिवर्तन आता है। तो सबसे पहले है तापमान होमवर्क के रूप में आप करते रहना, साथ साथ में नोट्स के रूप में भी, जो कि आपके मेन परीक्षा में काफी काम आएंगे। कि तापमान सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी की गहराई पर जाते हैं जैसे जैसे तापमान है वो बढ़ता जाता है, और उस तापमान बढ़ने की दर है वो भी अलग अलग पाई जाती है। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि तापमान गहराई के साथ, तापमान गहराई के साथ बढ़ता है। ये शुरुआत में मैंने बताया था कि जो जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई पर जाते हैं तो तापमान गहराई के साथ क्या है, बढ़ता है। उसके बाद है कि सामान्य रूप से अगर हम 32 मीटर गहराई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है, और ये दर रहती है वो कितने किलोमीटर तक रहती है, 8 किलोमीटर तक रहती है। तो ध्यान रखना कि सामान्यतः या फिर सामान्य रूप से 8 किलोमीटर की, सामान्य रूप से 8 किलोमीटर की गहराई तक तापमान, सामान्य रूप से 8 किलोमीटर की गहराई तक तापमान बढ़ने की दर, तापमान बढ़ने की दर 1 सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि सामान्य रूप से 8 किलोमीटर की गहराई तक जो तापमान बढ़ने की दर है वो 1 सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर पे है। यानी 32 मीटर जैसे ही गहराई पर जाएंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और उसके बाद मैंने बताया था कि 8 किलोमीटर के बाद प्रथम 100 किलोमीटर होते हैं, उस 100 किलोमीटर पर प्रति किलोमीटर प्रति सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर इस दर से हम देखते हैं, यानी सामान्य रूप से जो 8 किलोमीटर की गहराई तक जो तापमान है मुख्य रूप से क्या होता है, 1 सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर हो जाता है। अगर इस दर से हम देखते हैं तो पृथ्वी का जो क्रोड या फिर केंद्र कहते हैं, उस केंद्र का तापमान कितना होना चाहिए था, 2 लाख होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं है। इस दर से, कौन सी दर, जो ऊपर लिखित है, इस दर से पृथ्वी के केंद्र का तापमान 2 लाख, यानी इस दर से अगर तापमान बढ़ रहा है 32 मीटर पे 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ रहा है तो 2 लाख सेंटीग्रेड, या 2 लाख मैं सीधा लिख देता हूं सेंटीग्रेड, 2 लाख सेंटीग्रेड होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है, होना चाहिए, जबकि ये दर गहराई के साथ क्या होती है, जबकि ये दर गहराई के साथ परिवर्तित हो जाती है, जबकि ये दर जो गहराई के साथ क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। यानी अगर पृथ्वी का जो गहराई पर 32 मीटर की गहराई पर जाते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। अगर यही दर पृथ्वी की गहराई पर रहती 100 किलोमीटर की
100 किलोमीटर की गहराई तक 100 किलोमीटर की गहराई तक तापमान बढ़ने की दर 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर रहती है तथा उसके बाद, यानी मैंने बताया था कि 100 किलोमीटर तक क्या रहती है, प्रति किलोमीटर 2 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके बाद क्या हो जाती है, प्रति किलोमीटर प्रति सेंटीग्रेड हो जाती है। ठीक है, 100 किलोमीटर की गहराई तक तापमान बढ़ने की दर 2 डिग्री सेंटीग्रेड किलोमीटर रहती है तथा उसके बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1 किलोमीटर हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे गहराई की तरफ जाएंगे तो तापमान जो बढ़ने की दर है वो घटती जाएगी। तो जो अंतिम आंकड़ा है कि 1 किलोमीटर 1 सेंटीग्रेड हो जाती है, तो इसका मतलब पृथ्वी का केंद्र का जो तापमान है वो कितना रहेगा, 2000 सेल्सियस रहेगा। यानी उपरोक्त जो ऊपर हमने तीनों तथ्य पढ़े हैं, उपरोक्त दर से यानी 1 किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। उपरोक्त दर से पृथ्वी के केंद्र का अनुमानित तापमान, ध्यान रखना है, अनुमानित तापमान यानी उपरोक्त दर से, ऊपर लिखी जो हमने दर पढ़ी थी, 3 प्रकार की अलग अलग दर थी कि 8 किलोमीटर तक 32 मीटर 1 सेल्सियस, प्रथम 100 किलोमीटर प्रति किलोमीटर 2 सेल्सियस, फिर प्रथम 100 किलोमीटर के बाद है कि प्रति किलोमीटर प्रति सेल्सियस हो जाता है। इस दर से, अनुमानित दर से तापमान है वो कितना होना चाहिए था, लगभग 2000 सेंटीग्रेड होना चाहिए। ये एक अनुमान है, हमने रेशियो निकाला है। और इसी मान लीजिए कि हम 2000 सेल्सियस मानते हैं कि पृथ्वी के केंद्र का तापमान, तो इसका मतलब है कि पृथ्वी का केंद्र कैसा होना चाहिए, गलनांक अवस्था में होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी की ऊपरी परतों का भार बढ़ता जाता है तो उस गलनांक जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर पिघलने का है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अत्यधिक तापमान होने पर भी चट्टानों के ऊपर भार अधिक होने के कारण वो पिघल नहीं पाती हैं। अनुमानित जो हमने ऊपर अनुमानित, जैसे कि यहां पर पढ़ा ना, अनुमानित 2000, अनुमानित इस तापमान पर पृथ्वी का आंतरिक भाग द्रवित यानी पिघला हुआ, द्रवित होना चाहिए था, परंतु गहराई, जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई में जाते हैं, परंतु गहराई के साथ बढ़ते दबाव व तत्वों से वस्तुओं, जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई पर जाएंगे तो बढ़ते यानी दबाव व तत्वों से क्या हो जाता है, वस्तु का जो गलनांक है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वस्तु का गलनांक बढ़ जाता है, गलनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस कारण पृथ्वी इतने अधिक तापमान के, यानी जैसे जैसे गहराई पर जाते हैं
तो तापमान बढ़ता है, इस तापमान पर पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो द्रव अवस्था में होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसे तत्व और ऊपर भार या दबाव अधिक होने के कारण उस वस्तु का गलनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो गलनांक बढ़ जाता है, इस कारण पृथ्वी इतने अधिक तापमान के बावजूद ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो ये ध्यान रखना कि हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं, तापमान बढ़ता है, द्रव होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे जैसे गहराई पर जाते हैं परतों के ऊपर दबाव बढ़ता है, और दबाव बढ़ने के कारण उन वस्तुओं का जो गलनांक है वो बढ़ जाता है, यानी अधिक तापमान में भी वो क्या होती हैं, पिघल नहीं पाती हैं। इस कारण पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या है, ठोस पाया जाता है। तो ये अप्राकृतिक स्रोत में आज हमने तापमान के बारे में बता दिया। अगले वीडियो में मैं घनत्व और दबाव के बारे में लिखवाऊंगा, साथ साथ मैं बताऊंगा। उसके बाद हम लेंगे जो विस्तृत लेंगे ज्वालामुखी, भूकंप, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत। धन्यवाद मित्रों।